प्यार की अनकही दास्तां पार्ट 5। वधू के मांग में सिंदूर भर लो और मंगलसूत्र पहनाओ। पंडित जी के बोलने पर करण ने बाजू में बैठी दुल्हन की तरफ देखा। भाई ये लो और हमेशा के लिए भाभी को अपना बना लो। दिया सिंदूर के डिबिया करण के सामने करते हुए बोली। क्या हुआ दोस्तों, आप क्या सोच रहे हो कि ये मुझे क्या हो गया? अरे भाई शादी हो रही है, वो भी अपने करण की। हाँ, किससे हो रही है ये अब आपको आगे पता चलेगा। करण ने हाथ में सिंदूर ले लिया और हाथ लगाऊं या नहीं ये सोचते ही वधू के घूंघट के सामने हाथ किया। अरे भैया इतना भी क्या सोचना, आपकी ही दुल्हन है। रुको मैं हेल्प कर देती हूँ। भाभी एक मिनट। हाँ, दिया ने थोड़ा सा घूंघट ऊपर कर दिया। आंखें झुकी हुई, थोड़ा सा मेकअप, लाल जोड़ा, हाथों में शादी का चूड़ा। आज भी उतनी ही सुंदर लग रही थी जितने की पहली बार देखने पर लग रही थी। करण ने एक नजर में देख के अदिति की मांग में सिंदूर भर दिया। थाली में रखा हुआ मंगलसूत्र उठाया और उसकी गले में पहनाया। आज से अदिति आलोकनाथ मिश्रा 7 जन्मों के लिए अदिति करण सिंघानिया हो गई थी। सही सुना आप लोगों ने, करण और अदिति की शादी हो रही थी। कब, कैसे, आगे बताती हूँ ना। दिया ने गठबंधन किया और 7 फेरे के लिए दोनों खड़े हो गए। करण ने अपना एक हाथ अदिति के सामने किया, अदिति ने भी अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। हर फेरे के साथ एक वचन था जिसका अर्थ पंडित जी उन्हें समझा रहे थे। शादी की सब रस्में पूरी हो गई थी। शादी एक बड़े होटल में रखी गई थी। शादी बहुत जल्दी जल्दी में हुई थी, इसलिए केवल घर ही घर के लोग थे। बाकी के लोगों को रिसेप्शन पर बुलाया गया था। करण और अदिति का फोटो सेशन हुआ और फिर दोनों अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठ गए। घर वालों के बोलने पर दोनों ने एक दूसरे को पहला निवाला खिलाया। पूरे रस्मों रिवाज से दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। इस सब के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ एक लफ्ज भी नहीं बात की थी। मिश्रा परिवार खुश था क्योंकि उनकी बेटी का नसीब अच्छा है जो इतने बड़े घर की बहू बन गई। अब उनको अदिति के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। विदाई के वक्त अदिति अपने मम्मी पापा के गले लगकर बहुत रो रही थी। जो कल तक मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती ऐसा कह रही थी, उसके नसीब में इतनी जल्दी शादी होगी किसे पता था। आज से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला था। गाड़ी में उनके साथ दिया और रीता थी। दिन भर थकान के कारण अदिति गाड़ी में ही सो गई। नींद में उसका सर करण के कंधे पर था। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जो सपना उसने देखा था वो आज हकीकत बन गया था। अदिति के चेहरे पर आई बालों की एक लट को उसने अपने हाथों से उसके कान के पीछे कर दिया। करण का हाथ लगते ही अदिति ने थोड़ी हलचल की और फिर आराम से उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। पूरा दिन घूंघट में थी, अब उसका घूंघट उठ गया था और करण अदिति को देखने में खो गया था। घर आ गया था, दिया ने आवाज दी। तभी करण होश में आया, पर अदिति अभी भी सो रही थी। दोस्तों, नींद तो अदिति को पहले से ही प्यारी थी। करण उठ भी नहीं सकता था क्योंकि उसका सर उसके कंधे पे ही था। क्या करे, आवाज दूं या ना दूं ये सोच रहा था। तभी दिया ने आवाज दी। भाभी भाभी घर आ गया, उठिए ना, सब राह देख रहे हैं आपकी। भाभी वर्ड सुनते ही अदिति उठ गई। तभी उसकी नजर बाजू में बैठे करण पे गई। वो उसे ही देख रहा था। वो पूरे रास्ते उसके कंधे पर सर रखकर सोई थी, ये उसे समझ आ गया था। तभी उसे अपने आप पे ही गुस्सा आया और मन ही मन उसने सोचा, क्या अदिति इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकती? क्या सोचा होगा ये खड़ूस, कैसी बीवी मिली है इसे, नींद भी नहीं कंट्रोल कर सकती अपनी, और अब जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? हे भगवान, पहले ही मम्मी की बात सुन लेती तो आज ये नौबत ना आती। अदिति के मन में काफी सारी बातें चल रही थी। भाभी उतरो भी अभी, अरे ऐसे ही बैठे रहना है क्या दोनों को? दिया हंसते हुए बोली। तभी उसे एहसास हुआ कि अभी भी वो करण को देख मन में बातें कर रही थी और कुछ सोचने से पहले उसने घूंघट लिया और धीमी आवाज से उसे सॉरी कहकर दूसरी तरफ से नीचे उतर गई। सामने देखा तो बड़ा सा बंगला था जो रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ लाइटिंग की गई थी। दरवाजे पे माँ आरती की थाली लिए उनकी राह देख रही थी। तभी करण ने उसका हाथ थाम लिया और चलने लगा। वो तो सिर्फ उसे देखती ही रह गई। माँ ने दोनों की आरती उतारी। अदिति ने कलश को गिरा दिया और माँ ने दोनों को अंदर ले लिया। ज्यादा कोई नहीं था घर में,
सिर्फ घर के कुछ नौकर चाकर थे और माँ के मायके से आए कुछ मेहमान थे। सत्येंद्र जी की माँ थी बस, बाकी सारे मेहमान रिसेप्शन पर आने वाले थे। अंदर आते ही माँ के कहने पर दोनों ने पहले दादी के फिर बाकी सब बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। माँ की तबीयत अभी भी थोड़ी कमजोर थी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही प्रोग्राम रखा था। बाकी कल पूजा और रिसेप्शन और शादी के बाद की कुछ रस्में होने वाली थी। अदिति बेटा, जाओ आराम कर लो, थक गई होगी। मैं खाने के समय पर तुम्हें बुला लूंगी। दिया, जाओ बेटा, भाभी को उनका रूम दिखाओ और रीना को भी अपने साथ ले जाओ। जी माँ। दिया ने अदिति को उसके यानी करण के कमरे में छोड़ दिया और रीना को लेके वहां से चली गई। दिया और रीना के जाने के बाद अदिति ने अच्छे से कमरे को देखा। उसके रूम से कई गुना बड़ा, साफ सुथरा था। किंग साइज बेड था, उसके ऊपर बड़ी सी फ्रेम थी जिसमें करण के बहुत सारे फोटोज भी थे। कुछ फोटोज परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कुछ अकेले भी थे। एक बाजू में बुक रैक रखा हुआ था, उसमें कई सारी किताबें थी। ये इतनी सारी किताबें पढ़ता है इसलिए इतना ज्यादा खड़ूस है, पढ़ाकू लगता है, मन में ही बोल दिया अदिति ने। बेड के बाजू के टेबल पर करण की अपनी माँ के साथ की बहुत प्यारी तस्वीर थी। उसे देखते ही पता चल रहा था कि करण और उसके माँ के बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। और तभी अचानक उसे एक्सीडेंट वाला दिन याद आ गया। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जैसे ही बंद हो गई, तभी सब उस तरफ गए। डॉक्टर के बाहर आते ही उनके ऊपर सवालों की मानो बौछार होने लगी। डॉक्टर मालती जी अब कैसी हैं? ऑपरेशन ठीक हुआ ना? सत्येंद्र जी ने कहा था। माँ कैसी हैं अब? उनकी जान को खतरा तो नहीं है ना? नहीं तो बोल दो, मैं उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर शिफ्ट कर दूंगा। ये बात करण ने कही थी। मैं माँ को देख सकती हूँ। और ये बात दिया ने। हाँ, 1 मिनट। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब मिसेस सिंघानिया खतरे से बाहर है, पर ज्यादा खून बहने के कारण उन्हें होश में आने में वक्त लगेगा। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनको किसी भी बात की टेंशन ना हो पाए। हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। बाकी थोड़ी देर में उन्हें स्पेशल रूम में शिफ्ट करवा देंगे। एक्सक्यूज मी। और इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। थोड़ी देर में मालती जी को स्पेशल रूम में शिफ्ट किया गया। एक एक करके सभी लोग देखने गए। दिया तभी भी बहुत रो रही थी। करण के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितना परेशान है और दिख रहा था। उसने एक बार अपनी माँ को देखा और किसी को कॉल करके चला गया। उसकी बातों से यही लगा कि ये जिस किसी ने किया था उसका पता लगाने की वो कोशिश कर रहा था। वैसे भी वो ठहरे करण सिंघानिया, तो वो पता लगा कर ही रहेगा। और ये बात सब जानते थे। अदिति की मम्मी पापा एक बार देख कर चले गए। अदिति ने वचन दिया था, इसलिए वो मालती जी के होश आने तक वहीं रहने वाली थी। 24 घंटे बाद मालती जी को होश आया। सामने अदिति बैठी थी। उनकी हलचल देखते ही उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक करके कहा, अब खतरे की कोई बात नहीं है, और बोल के वहां से चले गए। अदिति को सामने देख के मालती जी को अपने बेटे की पसंद पर नाज महसूस हुआ। दिया और बाकी सबने भी अदिति के बारे में बातों बातों में बहुत तारीफें की। उसने कल से दिया को कैसे संभाला, उनका कैसे ख्याल रखा, ये सब बताया। जो लड़की कोई जान पहचान ना होने के बावजूद सिर्फ एक वचन के लिए पूरा दिन पूरी रात यहाँ रुक सकती है, कोई रिश्ता ना होने पर भी सबको इतनी अच्छी तरह से संभाल सकती है, वो लड़की अगर घर की बहू बन जाएगी तो कितना प्यार करेगी सबको। ये बात सोचकर ही उनका आधा दर्द भाग गया। अदिति के मम्मी पापा भी उनको देख के चले गए। अदिति भी उनके होश आते ही उन्हें मिलके घर चली गई। तब तक अदिति रोज जैसे हो सके उन्हें मिलने आती थी, उनसे बातें करती थी। अब तो मालती जी को कब उसे घर ले जाऊं ऐसा हो रहा था मन में। क्या मिसेस सिंघानिया, घर चलना है या यही रहने का इरादा है? इस बार सत्येंद्र जी मालती जी को मिलने आए थे। अरे घर जाना है, पर अगर मैं घर जाऊंगी तो मैं अदिति से नहीं मिल पाऊंगी ना, मालती जी ने कहा। हाँ वो तो है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। कुछ देर शांत रहकर मालती जी बोली, आप मेरा एक काम करो ना प्लीज, आप किसी को भेज के अदिति के मम्मी पापा को बुलवाओ ना, मुझे उनसे मिलना है अभी के अभी। अरे पर कैसे? अरे पर कुछ नहीं, प्लीज सत्येंद्र जी, प्लीज मेरे लिए, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, ये क्या चीज है। हाँ बस आप तो कहीं भी शुरू हो जाते हो।
सत्येंद्र जी ने ड्राइवर को भेज के उन दोनों को बुला लिया। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी जल्दी में उन्हें क्यों बुलाया गया। अदिति के मम्मी पापा अंदर आ जाते हैं और सत्येंद्र जी और मालती जी को नमस्कार कहते हैं। अरे आइए, हम आपकी ही राह देख रहे थे। सत्येंद्र जी ने हाथ दे के मालती जी को ठीक से उठाकर बिठा दिया। आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? आलोकनाथ जी ने पूछा। मैंने तो नहीं, पर हमारे होम मिनिस्टर का आदेश था, इसलिए बुलवा लिया। सत्येंद्र जी हंसकर बोले। क्या आप भी कुछ भी बोलते हो? मालती जी थोड़ा सा शर्मा कर बोली। आप ठीक तो हैं? निर्मला जी ने मालती जी से पूछा। हाँ, अभी तक तो ठीक हूं, पर घर जाने के बाद ठीक रहूंगी या नहीं ये नहीं पता। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? हाँ नहीं तो क्या, आपकी बेटी ने काम ही ऐसा किया है। मालती जी के बोलते ही अदिति के मम्मी पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। अरे ऐसे क्यों एक दूसरे को देख रहे हो? मैं मजाक कर रही थी। अरे अदिति की इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना घर पे मन ही नहीं लगेगा मेरा, इसलिए सोच रही थी कि उसको हमेशा के लिए घर ही ले आऊं। मालती जी ने हंस के कहा। सत्येंद्र जी के लिए भी ये बहुत शॉकिंग न्यूज थी। मालती जी ऐसा कुछ इतनी जल्दी सोच सकती हैं, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। और अदिति के मम्मी पापा, उन दोनों ने तो कंफ्यूज होकर देखा। अभी मालती जी ने जो कहा उनके समझ के बाहर था। उनकी हालत देख मालती जी ही बोली, मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे करण के लिए मांगती हूँ। अगर आप सही समझे तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर हमेशा के लिए घर ले जाना चाहती हूँ। 2 मिनट तक तो दोनों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या हुआ, आपको मेरा करण अच्छा नहीं लगा क्या? अगर नहीं लगा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, सत्येंद्र जी ने कहा। नहीं नहीं, उनमें कुछ कमी नहीं हो सकती, पर हम कहाँ और आप कहाँ, लोग क्या कहेंगे, और मुझे अदिति से भी पूछना होगा। आलोकनाथ जी बोले। हाँ, अदिति की राय लेना जरूरी है, पर आप कहाँ और हम कहाँ, या फिर लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए। इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आपकी बेटी पसंद है और हमें सिर्फ वही चाहिए। आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए, मालती जी ने कहा। हाँ आलोकनाथ जी, निर्मला जी ने ठीक कहा। अदिति इन 4-5 दिन में हम सबसे इतनी घुल मिल गई है कि वो हमें हमारे घर की सदस्य लग रही है। अब बाकी कोई टेंशन मत लो, सत्येंद्र जी ने कहा। आज अदिति के मम्मी पापा को अपनी बेटी के भाग्य पे नाज हो रहा था। दोस्तों, आगे ऐसा क्या हुआ कि अदिति ने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कर दिया? क्या उसे भी करण पसंद था? कहीं करण ने उसे प्रपोज तो नहीं किया होगा? जानने के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करें, प्यार की अनकही दास्तां पार्ट 6 को।